सो गाइज वेलकम बैक। स्वागत है आप लोगों का नए क्लास में। और इस क्लास में अपन जनरल सर्जरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोटरी मशीन के बारे में। और आशा करता हूँ आप लोगों को जो मैंने अभी जो पिछली क्लास ली उसमें आप लोगों को समझ में आया होगा कि इतना मैंने थोड़ा इजी वे में समझाने की कोशिश की। तो अभी अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं क्या सोच रहा हूँ कि इंस्ट्रूमेंट्स है वो थोड़ा आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यार कोटरी मशीन के बारे में। तो कोटरी मशीन मैंने आपको बताया था क्या होती है कोटरी मशीन। कोटरी मशीन का आजकल यूज़ किया जाता है। ये क्या करती है, वुंड को जलाती है और साथ के साथ ये ब्लीडिंग को उसी टाइम पे रोक देती है। तो कंट्रोल ब्लीडिंग और साथ में ये वुंड को जला करके उसको हील कर देती है वहीं की वहीं, जिससे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के रिस्क कम हो जाते हैं। तो भाई ये होती है हमारी कोटरी मशीन। तो कोटरी मशीन का नाम मैंने आपको बताया। फंक्शन में साथ में लिख देता हूँ। दे burn the tissue they burn the tissue and seal the wound during surgical procedure। ठीक है, एंड कंट्रोल ब्लीडिंग। ठीक है, अब कोटरी मशीन कई टाइप की होती है। तो बेसिकली जो भी चलती है वो दो टाइप की हमारी कोटरी मशीन चलती है। मैं यहीं पे इसको बांट देता हूँ। पहली होती है हमारी मोनोपोलर कोटरी। दूसरी होती है हमारी बाइपोलर कोटरी। मोनोपोलर कोटरी को अगर आप देखोगे तो इसमें सिंगल एंड लाइक सिंगल एंड होता है एंड इट्स लुक्स लाइक पेन। मैं आपको जो भी एडिटिंग करूँगा वहाँ पे आपको फोटो दिखा दूंगा तो आपको इजी हो जाएगा। जो बाईपोलर है नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें आपके टू एंड्स होते हैं। एंड कोटरी पैड प्रेजेंट। ओके, कोटरी पैड पाया जाता है। रिमेंबर दिस पॉइंट कि जो ये हमारे होते हैं क्या बोलते हैं इसको, कोटरी मशीन्स। कोटरी मशीन्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एरिथमिक पेशेंट। जिन लोगों में पेसमेकर लगा होता है उन लोगों में कोटरी मशीन का यूज़ अपन नहीं करते, क्योंकि ये वहाँ पर जाकर के कुछ ना कुछ उसके साथ प्रॉब्लम करते हैं। इलेक्ट्रिकल होता है ना, वो भी रिदम को मेंटेन करता है। तो ऑलरेडी आदमी में रिदम की प्रॉब्लम है और पेसमेकर उस रिदम को मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो ये कोटरी का जो करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसके साथ जाकर के इंटरफेयर करती है। तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अपन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं किसमें, पेशेंट्स विथ पेसमेकर के साथ ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। नाउ मैं आपको कुछ एक जो स्टेप ब्लेड वगैरह यूज़ करते हैं सर्जरी के दौरान वो आपको बता देता हूँ। देन उसके बाद अपन इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप ब्लेड की। मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ साथ के साथ, और आपका एक इमेज भी यहाँ पे जब एडिटिंग करूँगा तब आपको लगा दूंगा, थोड़ी आपको उससे आसानी होगी। तो एक होता है शार्प टाइप का, जैसा कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देख सकते हो। एक ऐसा दूसरा होता है वो आपका ऐसा होता है, ऐसा लाइक। ठीक है, जो शार्प होता है ये आपको है, ये 11 नंबर का होता है। 11 नंबर की जो ये स्टेप ब्लेड होती है। ठीक है, जबकि जो ये हमारा आपको थोड़ा सा कर्वी वाला दिख रहा है, ये आपकी 12 नंबर का स्टेप ब्लेड होता है। ठीक है, स्टेप ब्लेड होता है, राइट। अब आप देख रहे हो कि जो ये पहला 11 वाला नंबर का है ये थोड़ा ऊपर से नुकीला है। तो इसका यूज अपन कहाँ पर करते हैं, इसका यूज अपन करते हैं इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ एब्सेस। तो इसका यूज होता है कहाँ, इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ एब्सेस। ठीक है,
एंड जो ये हमारा 12 नंबर का है, इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ से ये शार्प होता है, तो इसका यूज़ अपन करते हैं किसमें, फॉर कटिंग द सुचर, फॉर कटिंग द सूचर, सूचर्स को काटने में इसका यूज़ किया जाता है। तो लगे हाथ, अब अपन बात कर लेते हैं नोट्स की, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नोट्स अपन बांधते हैं सर्जरीज के दौरान जब सूचरिंग करते हैं। तो चलिए बात करते हैं नोट्स की। तो नोट्स, नोट्स में सबसे जो अपन अपन लेके चलेंगे सीक्वेंस वाइज, स्टेबल से लेकर के लेस स्टेबल तक लेके चलेंगे। तो मोस्ट स्टेबल जो होती है उसको अपन बोलते हैं सर्जन्स नोट। यहाँ पे उसको बना नहीं सकता, मैं इमेज डाल दूंगा जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। जो सर्जन्स नोट होती है ये होती है मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल एंड सिक्योर, सिक्योर नोट। मतलब ये इजीली स्लिप नहीं होती, स्लिपेज का रिस्क कम होता है इसमें। देन उसके बाद दूसरी आती है हमारी रीफ नोट, एक इसको बोलते हैं रीफ नोट, ऑल्सो नोन एज स्क्वायर नोट। सिक्योर होती है बट इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी सर्जन नोट होती है। देन उसके बाद जो लास्ट आती है हमारी, लास्ट को अपन बोलते हैं ग्रेनीज नोट। ग्रेनीज नोट ये होती है सबसे ज़्यादा इनसिक्योर नोट। एंड इजीली स्लिपेज रिस्क, मतलब स्लिपेज का रिस्क बहुत ज़्यादा इसमें पाया जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं लगे हाथ, जो अपन सूचरिंग करते हैं, टाइप्स ऑफ सूचर्स की बात कर लेते हैं। कभी कभार एक क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभार बाई चांस। तो देखो हमारे पास कौन कौन से सूचर्स होते हैं अपन बात कर लेते हैं। हमारे पास होते हैं, एक तो एब्जॉर्बेबल सूचर होता है, एक होता है नॉन एब्जॉर्बेबल। अब इसमें भी ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है हमारे पास सिंथेटिक, राइट। ये मैंने आपको टेबल बना दी है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेबल में जो नेचुरल आता है उसमें हमारे पास आता है कैटगट, कैटगट सूचर। एंड दूसरा आता है हमारे पास क्रोमिक कैटगट, ठीक है। जो ये कैटगट होता है, कैटगट की जो लाइफ स्पान है, मतलब जो उसका टाइमिंग है वो होती है हमारी 60 डेज। यहीं पे लिख देता हूँ ऊपर, थोड़ा इजी हो जाएगी आपको, 60 डेज। एंड जो क्रोमिक कैटगट होता है ये 90 डेज होता है इसका। देन उसके बाद सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाएगा वाइक्राइल, वाइक्राइल, मोनोक्राइल एंड पीडीएस, पॉलीडॉक्सिनोन, पॉलीडॉक्सिनोन बोलते हैं इसको, ठीक है। जो विक्राइल होता है इसकी जो लाइफ स्पान होता है 60 to 90 डेज होता है, 60 to 90 डेज। देन अपन बात करें नॉन ऑब्जर्वेबल, नॉन ऑब्जर्वेबल नेचुरल की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास होता है सिल्क, जो कि हमारे सिल्क वोम से अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको सिल्क वोम से बनाते हैं। देन उसके बाद नॉन एब्जॉर्बेबल में सिंथेटिक वाला आ जाता है, इसमें इसमें हमारे पास प्रोलीन, प्रोलीन एंड नायलॉन। और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट इनके रिगार्डिंग ये है कि जो कैटगट सूचर होता है, जो हमारा कैटगट सूचर होता है शिप की गट से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो सबम्यूकस होती है शिप की गट की, वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब अपन बढ़ते हैं यार, थोड़ा और डिस्कस करते हैं जनरल सर्जरी में। तो एक टॉपिक आता है वुंड्स का। तो कौन कौन से टाइप के हमारे पास वुंड्स बनते हैं हमारी बॉडी में जब अपन को चोट लगती है। तो सबसे जो ईजीएस्ट होता है उसको बोलते हैं अब्रेजन। अब्रेजन नाम से ही पता लग रहा है, सिर्फ स्क्रैच लगा है आपको, आपकी स्किन पर स्क्रैच लगा है, एपिडर्मल इंजरी हुई है आपको, एपिडर्मल इंजरी ओनली, ठीक है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी स्किन की।
देन दूसरे में हमारे पास रहेगा लेसरेशन वुंड। लेसरेशन वुंड की अगर बात करें तो जैसे कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे नाइफ हो गया, एक्स हो गया, इससे अगर कहीं पे चोट लगी तो इसमें लेसरेशन वुंड बनेगा। इसमें आपको इरेगुलर मार्जिन्स देखने को मिलेगी, इरेगुलर मार्जिन्स देखने को मिलेगी। साथ में जो नर्व्स, वेसल्स, हेयर फॉलिकल्स, क्रस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नाइफ, एक्स और इससे चोट लगने की वजह से लेसरेशन वुंड हमको देखने को मिलता है। इरेगुलर मार्जिन्स पाई जाती है इसमें, एंड नर्व्स, वेसल एंड हेयर फॉलिकल्स, क्रस्ट वगैरह इसमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद अपन आगे चलते हैं तीसरे टाइप का। तीसरे टाइप के में हम देखते हैं, इसमें हमारे पास आता है सुसाइडल कट्स। करते हैं ना कई लोग सुसाइडल कट्स, तो सुसाइडल कट्स आ जाएंगे हमारे। सुसाइडल कट्स में देखेंगे, इसमें अपने को क्या देखने को मिलेगा, मल्टीपल सुपरफिशियल लीनियर कट्स देखने को मिलेंगे, ऑन फोर आर्म्स। क्योंकि जो ये सब काम करते हैं सुसाइडल, जो आशिक वगैरह होते हैं, जो लवर्स वगैरह होते हैं, वो बेसिकली यहीं से ही करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इनको अपन जो मल्टीपल सुपरफिशियल लीनियर कट्स होते हैं, सुसाइडल कट्स, इनको अपन एक और नाम से देते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आया तो आपकी इस नाम से आएगा टेंटेटिव कट्स के नाम से, टेंटेटिव कट्स के नाम से आएगा। देन उसके बाद डीग्लोविंग हो सकती है आपको, डीग्लोविंग या एवल्जन इंजरी। डीग्लोविंग में क्या होगा, डीग्लोविंग में क्या होता है कि आपकी कंप्लीट स्किन सेपरेट हो गई, कंप्लीट स्किन आपकी सेपरेट हो गई। ठीक है, वाया सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड डीप फेशिया। ठीक है, तो डीग्लोविंग एंड एवल्जन इंजरी में ये देखने को मिलेगा आपको कि स्किन सेपरेट हो गई सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड डीप फेशिया से। नाउ नेक्स्ट इज कंट्यूजन इंजरी। नेक्स्ट अपन बोलेंगे कंट्यूजन इंजरी, या इसको अपन बोल सकते हैं ब्रूजिंग। जानते हो ना, मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि भाई आपके कहीं पे भी स्किन पे चोट लग गई और स्किन के नीचे आपको नीला नीला देखने को जमेगा, उसको बोलते हैं नील जम जाना, तो उसको ब्रूज बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू कलेक्शन ऑफ ब्लड, collection of blood, rupture of small venules है, उनके रप्चर की वजह से नीचे नील जम जाती है। 6 नंबर पे हमारे पास आता है क्रश इंजरी। अब क्रश इंजरी नाम से ही पता लग रही है भाई कोई टायर वायर गया आपके ऊपर से, तो स्किन एंड अंडरलाइंग जितनी भी स्ट्रक्चर्स होती है सब कंप्लीटली डैमेज हो जाती है इसमें। तो स्किन के नीचे जितने भी अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट्स है सब कंप्लीटली डैमेज। ओके, तो ये आपकी क्रश इंजरी। अब लगे हाथ अपन एक और टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं जिसको बोलते हैं स्कार। नाम सुना होगा ना, स्कार, धब्बा, वो वाला धब्बा नहीं, दूसरा वाला धब्बा। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्कार। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट किताबों में लिखा हुआ तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है भाई, जमाना ऐसा है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, तो हमेशा तैयार हो। तो स्कार की बात कर लेते हैं। तो स्कार हमारा 2 टाइप का होता है बेसिकली। यहीं पे मैं आपको इसको डिवाइड कर देता हूँ।
फर्स्ट हमारा होता है हाइपरट्रोफिक स्कार, देन उसका हमारे पास होता है किलोइड स्कार। अगर हाइपरट्रोफिक स्कार की अगर बात करें, जैसे कि सपोज करें ये आपकी स्किन है और यहाँ पे स्कार बन गया, ये स्कार बना हुआ है बट ये विद इन मार्जिन के अंदर है, लिमिटेशन है इसकी, मतलब लिमिट्स में है, कहीं पे भी ज़्यादा नहीं है। किलोइड स्कार क्या करेगा, किलोइड स्कार में क्या होता है कि मैंने आपकी बनाई स्किन का, सॉरी, इसमें ये मार्जिन्स को क्रॉस कर जाता है, ये तो विद इन मार्जिन्स में था, ये मार्जिन्स को क्रॉस करके बाहर चला जाता है। बेसिकली ये आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमनली ये फीमेल्स में देखने को मिलता है, 10 to 30 ईयर्स की एज की जितनी भी फीमेल्स होती हैं वहाँ पे देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट में इसमें, और इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट होती है, मोस्ट कॉमन साइट होती है इसकी हमारी पिन्ना, पिन्ना, एंड कभी कभी एम्ब्लाइकस वगैरह पे भी देखने को मिल जाता है, ठीक है, बोल सकते हैं। ट्रीटमेंट में याद रखना, इंट्रा किलोइडल इंजेक्शन, इंट्रा किलोइडल इंजेक्शन ऑफ ट्रायमसिनोलोन, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। किलोइड स्कार में ट्रायमसिनोलोन को यूज़ करते हैं। और जो मेन जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट में तो अपन जो बेस्ट होता है वो तो अपन क्या ही कर सकते हैं, सर्जिकल एक्सीजन कर सकते हैं, उसको निकाल के फेंक दो, ऐसा कर सकते हैं, सिंपल। So now we are going to talking about ulcers. So basically ulcer is a discontinuation of the protective barrier, like this is our skin. If there is a discontinuation, कहीं से कट गई तो यहाँ पर अल्सर होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि स्टोमक की जो इनर लाइनिंग होती है, अगर वहाँ पर एसिड की वजह से अगर वहाँ पर वो कट गई, वो सेपरेट हो गई, वहाँ पर अल्सर हो सकता है, इसको गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। ड्यूडेनम में हो सकता है तो उसको ड्यूडेनल अल्सर बोल सकते हैं। तो किसी भी तरीके से, किसी भी टाइप से अगर डिसकंटिन्यूशन ऑफ द प्रोटेक्टिव बैरियर अगर वो चला गया तो वहाँ पर अल्सर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारे अल्सर है जो कि मैंने आपको एक साथ कंप्लीटली पीडीएफ में लिख दिया ताकि अपना टाइम थोड़ा बच जाए। तो फर्स्ट अल्सर इज मल्टीपल और शैलो अल्सर। ये बेसिकली हमारे लेग रीजन पे देखने को मिलेगा, आपको मिडल मेल्यूलस पे देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल होता है इसका हमारा वीनस अल्सर एंड वीनस अल्सर विद स्लोपिंग मार्जिन्स। सेकेंड इज डीप अल्सर, इसमें आपको पंच आउट मार्जिन्स देखने को मिलेगी विद आर्टेरियल अल्सर एंड ये पेनफुल होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थर्ड वन इज मार्जोलिन अल्सर जो कि पेनफुल होता है एंड बेसिकली ये कहाँ पर होता है, जो बर्निंग साइट होती है, अगर आपके पास्ट में कहीं पर बर्न हुआ है, कहीं से आपको जल गए थे आप, तो वहाँ पर इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसको बर्न स्कार साइट पर होता है। पास्ट हिस्ट्री ऑफ बर्न के पेशेंट्स में देखने को मिलता है, इसमें हाई रिस्क होता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होने के, ठीक है। देन फोर्थ वन इज प्रेशर सोर, सो ये होता है हील ऑफ फुट पर देखने को मिलेगा। ट्रॉपिक अल्सर बेसिकली आपको सोल ऑफ फुट पे देखने को मिलेगा और बेसिकली देखने को मिलेगा आपको डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट्स में और लेप्रोसी वाले पेशेंट्स में देखने को मिलेगा, जो कि पेनलेस होता है। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी काफ़ी कम होती है, बिकॉज शुगर होती है, आपको पता होगा डायबिटीज में शुगर की वजह से बैक्टीरिया ईजिली वहाँ पर अट्रैक्ट हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर के, और बार बार वो उसको हील ही नहीं होने देते। तो आपने देखा होगा जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, अगर उसमें कोई अल्सर हो गया पैर पे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बेसिकली वो हील ही नहीं होता है। देन सिक्स वन इज ओवर पायोडर्मा गिंग्रियोसम। पायोडर्मा गिंग्रियोसम इज अ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के पेशेंट्स में देखने को मिलता है, जिसमें भी बेसिकली जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है वहाँ पर ये देखने को मिलेगा विद एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस में भी देखने को मिलता है। इसमें इनवर्ड मार्जिन होती है, जो अल्सर होती है उसकी मार्जिन इनवर्ड होती है। सेवंथ इज गैस गैंग्रीनी, अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है और वहाँ पर आप की पूरी कंप्लीटली फेशिया मसल सब कुछ डैमेज हो चुकी है, तो वहाँ पर क्या है कि क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिस जो बैक्टीरिया होता है उसके जाने के चांसेस की वजह से वहाँ पर गैस गैंग्रीन होने की हाईली चांसेस होते हैं। देन उसके बाद हमारा आता है नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस। नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द फेशिया, नाम से पता लग रहा है। और बेसिकली अगर ये स्क्रोटम पे हो गया तो स्क्रोटम पे ये हो जाता है तो उसको अपन फोरनियर्स गैंग्रीन बोलते हैं।
काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होता है और ये मल्टी फ्लोरल बैक्टीरिया के द्वारा होता है, मतलब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होते हैं। काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होता है और इजीली कैन स्प्रेड अप टू एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, तो इसमें अपने को काफ़ी तेज़ी से अपने को इसमें एंटीबायोटिक्स काफ़ी एग्रेसिवली एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी अगर आपको इसको ठीक करना है, लिमिट करना है। अदरवाइज ये काफ़ी जल्दी स्प्रेड हो जाता है, कंप्लीटली जेनेटल्स को इन्वॉल्व कर लेगा, कंप्लीटली स्क्रोटम चला जाएगा, धीरे 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 आपकी एब्डोमिनल वॉल तक को ये लपेट में ले लेता है। So now we are going to talking about next topic is our sepsis. सेप्सिस नाम से पता लग रहा है बैक्टीरिया की इन्वॉल्वमेंट होगी इसमें सेप्सिस में। सेप्सिस में क्या होता है कि अनकंट्रोलेबल इन्फ्लामेशन, अनकंट्रोलेबल इन्फ्लामेशन, अनकंट्रोलेबल इन्फ्लामेशन in body which can affect multiple organs, डैमेज करेगा। आप लोगों ने सेप्टिक शॉक का नाम तो सुना ही होगा। सेप्टिक शॉक मीन्स होता है सेप्सिस प्लस हाइपोटेंशन। सेप्सिस हुआ, हाइपोटेंशन हुआ, ऑर्गन्स को जितनी ब्लड पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंच पाया, तो इसको अपन सेप्टिक शॉक कहते हैं कि इन्फ्लामेशन के द्वारा आपका सेप्टिक शॉक हो गया। ये हो गया। तो इसमें अपन बेसिकली असेसमेंट ऑफ सेप्टिक शॉक के लिए अपन क्या करते हैं, सोफा स्कोर करते हैं, है ना, फॉर असेसमेंट ऑफ सेप्टिक शॉक वी कैन यूज सोफा स्कोर। नाम इसका होता है हमारा सेप्सिस रिलेटेड ऑर्गन फेल्योर असेसमेंट। ठीक है, तो ये होता है, ये हमको बताता है कि ऑर्गन कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है। देन उसके बाद एक और स्कोर आता है इसमें, उसको अपन बोलते हैं क्विक सोफा स्कोर। क्विक सोफा स्कोर, इसमें अपन बेसिकली 3 चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट इज अवर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर if less than 100 mm of Hg. Second is GCS स्कोर, इसको अपन बोल सकते हैं अल्टर्ड GCS स्कोर, ग्लासगो कोमा स्कोर। आगे जब ट्रॉमा में आपको पढ़ाऊंगा ट्रॉमा, तो ट्रॉमा में इसकी बात करेंगे अपन। एंड थर्ड वन इज अवर रेस्पिरेटरी रेट, काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। मीन्स टेकिप नहीं होता इसमें। ठीक है, तो ये क्विक सोफा स्कोर है। तो इसमें मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी। फर्स्ट वन अपन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर चेक कर लेंगे। दूसरा इसमें आपका अल्टर्ड GCS स्कोर होगा, पेशेंट का ग्लासगो कोमा स्कोर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। एंड रेस्पिरेटरी रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, इसको टेकिपनिया बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सेप्सिस की अगर बात करें, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे डर्मोइड सिस्ट हो गई हमारी, डर्मोइड सिस्ट, डर्मोसिस्ट, एपिथेलियल एलिमेंट। ट्रीटमेंट इसका क्या करेंगे, वही सर्जिकल एक्सीजन कर देंगे, सर्जिकल एक्सीजन कर देते हैं इसके अंदर। इफ देर इज अ swelling at the floor of mouth, इस साल का क्वेश्चन था FMG का ये, जिसमें आपकी जो फ्लोर ऑफ माउथ है यहाँ पर आपको अगर स्वेलिंग हो जाती है तो इसको अपन बोलते हैं रेनुला। साल में ये समझ के चलिए कि एवरी 3 to 4 ईयर में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, और इस साल ये क्वेश्चन आया था रेनुला का। इसके अंदर क्या होता है कि फ्लूइड फील्ड होता है, ये फ्लूइड फील्ड होता है। एंड ये क्या होता है, अगर आप इस पर लाइट डालोगे, टॉर्च की लाइट डालोगे,
टॉर्च लाइट डालने पे ये ट्रांस इल्यूमिनेशन शो करता है। ट्रांस इल्यूमिनेशन शो करता है। ट्रीटमेंट अपन को क्या करना है, सिस्ट एक्सीजन विद सबलिंगुअल ग्लैंड एक्सीजन। सो गाइज ये थी हमारी जनरल सर्जरी, और अभी बस एक टॉपिक बच रहा है इसमें जनरल सर्जरी में हमारा, वो है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स। तो मैं सोच रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट्स की आपको एक लिस्ट दे देता हूँ पीडीएफ में, ताकि वो आपको इजीली उनको बस रटना है, कभी कभार एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए लगे हाथ उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइज एज यू कैन सी यहाँ पर अपन देख रहे हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो फर्स्ट जो है हमारा वो है हमारा सर्कुलर स्टेपलर। सर्कुलर स्टेपलर का यूज करते हैं स्टेपल्ड हेमोरेडोपैक्सी में यूज करते हैं, हेमोरेडोपैक्सी में इसका यूज करते हैं, एंड सिग्मोइड कोलन कैंसर की जो अपन इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करते हैं उसमें इसका यूज करते हैं। दूसरा हमारा आता है लीनियर स्टेपलर, जो कि गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी जैसे स्लीव गेस्ट्रेक्टोमी होगी, बेरियाटिक जितनी भी सर्जरी होगी वहां पर इसका काम होता है। कभी कभी इसका यूज डाइवर्ट जो हमारा जेंकर डाइवर्टिकुलम होता है, जो कि क्रिकोफेरेंजियल से यहाँ से निकलता है और बैड स्मेलिंग आती है, फूड एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसको काटने के लिए भी लीनियर स्टेपलर का यूज किया जाता है। ये काट देता है और साथ के साथ उसको जोड़ देता है सेप्टम को। तीसरा जो हमारा आता है वो आता है हमारा रोमोवेक सक्शन ड्रेनेज। ये नेगेटिव प्रेशर पे काम करता है, एंड ये फ्लूइड ड्रेनेज का काम करता है कि जो सर्जिकल साइट होती है वहाँ पे कभी कभी क्या होता है, फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होने लग जाता है, तो वहाँ पे एक नीडल डाल देते हैं और उसको एक ये बैग से जोड़ देते हैं जिसमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, और वो उस फ्लूइड को जो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है सर्जिकल साइट पे उसको ये ड्रेन कर लेता है इजीली। देन उसके बाद आता है प्रोक्टोस्कोप। प्रोक्टोस्कोप जैसे स्ट्रक्चर वाइज देख रहा है, ये रेक्टम के एग्जामिनेशन में इसका यूज होता है, यानी हेमोरॉइड्स और जो रेक्टल पॉलिप्स वगैरह होते हैं उनके एग्जामिनेशन में इसका यूज किया जाता है। बट रिमेंबर दैट पॉइंट कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है हमारा एनल फिशर में, कभी भी इसका यूज नहीं करेगा वरना पेशेंट लात मारेगा, बिकॉज सीवियर पेनफुल कंडीशन होती है। देन उसके बाद बात करते हैं अपन रिट्रैक्टर्स की। तो फर्स्ट जो रिट्रैक्टर आता है वो आता है लेग एंड बैक। ध्यान रखना है इनके स्ट्रक्चर्स को, ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत सिमिलर होता है बट कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसमें आप देख रहे हो कि इसमें जो लेग एंड बैक होता है काफी ये लंबा होता है, और इसका काम होता है सेपरेट द एजेस। जो जब अपन सर्जरी करते हैं तो उसके समय जो एजेस होती है टिश्यूज की उनको सेपरेट करने में काम आता है। दूसरा होता है डोएन्स रिट्रैक्टर्स। देखने में आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा है और डी शेप का दिखने में मिल रहा है ये, इसका काम होता है यूरिनरी ब्लैडर को रिट्रैक्ट करना। देन उसके बाद हमारा आता है मोरिस रिट्रैक्टर, देख सकते हो। इसका काम ह्यूज ऑर्गन को रिट्रैक्ट करना होता है सर्जरी के दौरान। काफी कई मान लो कई ऑर्गन है जो बीच में आ रहे हैं उनको रिट्रैक्ट करने के लिए इसका काम होता है। जैसे लिवर, जब अपन जीआईटी की सर्जरी करते हैं, गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल वाली सर्जरी करते हैं, तो वहाँ पे लिवर आता है तो उसको रिट्रैक्ट करने के लिए इसका काम आता है। देन उसके बाद हमारा आता है हम्बीज नाइफ। हम्बीज नाइफ में क्या होता है, हम्बीज नाइफ में ब्लेड होती है और बेसिकली इसका यूज किया जाता है स्किन ग्राफ्टिंग में लिए। जैसे कि कोई बर्न वाला पेशेंट है जिसके काफी ज्यादा स्किन जल गई, तो उसमें आपको स्किन का ट्रांसप्लांटेशन करना है, तो स्किन ग्राफ्टिंग में अपन दूसरी साइड से क्या लेते हैं कि स्किन लेते हैं और उसके लिए अपन इस ब्लेड से उस स्किन को काटते हैं एंड दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसके लिए हम्बीज नाइफ का यूज किया जाता है। दो टाइप की इसमें अपन ब्लेड्स का यूज करते हैं। पहली होती है फॉर पार्शियल थिकनिंग के लिए, अपन यूज करते हैं थियर्स ब्लेड का, एंड फुल थिकनेस की अगर आपको ग्राफ्ट चाहिए तो उसके लिए आपको वुल्फिस ब्लेड का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं अपन फोर्सेप्स की। तो फोर्सेप्स से जो मैंने अभी तक क्वेश्चन देखा वो बेबॉक फोर्सेप्स से आया हुआ है, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि बेबकॉक फोर्सेप क्या होती है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये दिखने में तो पूरी कंप्लीटली नीचे से ठीक है, बट ऊपर अगर आप इसको देखोगे तो इसके जो एंड है वो आपको कैसे देखने को मिलेगा, इसमें आपको होल्स देखने को मिलेंगे एंड फेनेस्ट्रेशंस देखने को मिलेंगे, जो कि इसका मेन काम होता है ट्यूबुलर एंड डेलिकेट जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको होल्ड करने के लिए इसका काम होता है। जैसे बाउल हो गया, यूरेटर हो गया, स्पर्मेटेड कॉर्ड वगैरह, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं एलाइस टिश्यू फोर्सेप्स। इसमें आपको देखने को मिलेगा इसके जो एंड्स होते हैं ना, जिसको आपके एंड्स दिख रहे हैं इसमें, ये जो एंड्स होते हैं ये देखो कैसे लगे, जैसे टूथ है, जैसे दांत है, वैसे देखने को मिलेंगे। एंड ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ग्रिप प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग सर्जरी। देन उसके बाद बात करते हैं मायोस सीजर की। मायोस सीजर देखने में थोड़ी आपको हैवी दिख रही होगी, इसका यूज करते हैं फॉर कटिंग द टफ स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के समय जो टफ स्ट्रक्चर आती है उनको काटने के लिए मायोस सीजर का यूज करते हैं। देन उसके बाद वेरीज नीडल, ये क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंटली, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वेरीज नीडल, वेरीज नीडल
का यूज़ अपन करते हैं बेसिकली लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज जो भी आपकी होती है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज वगैरह में वेरिस नीडल का यूज़ किया जाता है। और जितनी भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती है इसमें अपन एक गैस का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो ये थोड़ी-थोड़ी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो अपन ने आज जनरल सर्जरी में कवर की। तो ये था भाई अपना जनरल सर्जरी का आज कंप्लीटली। और आई होप कि इस पीडीएफ के 20 पेजेस में मैंने सारी जनरल सर्जरी को कंप्लीट करने की कोशिश की है। ऑलमोस्ट शायद आपके इससे क्वेश्चन बन जाएँगे, बट जहाँ तक मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट है। कुछ भी मैंने छोड़ने की कोशिश नहीं की। और काफ़ी बढ़िया, आप पढ़िए एंड देन मेरे को रिव्यू बताइए आपको कैसा लगा। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल नाउ टेक केयर, बाय बाय।